चलिए सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज की जो बैच है, आज हम लोग एक बहुत स्पेसिफिक सीरीज को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है बूस्टर बैच। तो देखिए, जो बूस्टर बैच है उसका प्राइम पर्पस क्या है, आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूं। आप बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए कि आज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो आपके यूएस सीपीए और इवन यूएस सीएमए दोनों एग्जाम में 75% जो यूएस सीएमए का फर्स्ट पार्ट और पार्ट 2 है वो सीपीए में भी सिमिलर है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बूस्टर बैच का क्या पर्पस है, आपको किस तरीके से बेनिफिट देगा, हम इसको पूरा डिस्कस यहाँ पे क्या है अभी करने वाले हैं। तो चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट तो जुड़ गए हैं, बाकी भी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो 1-2 मिनट और हम लोग वेट करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करने वाले हैं आप सभी से कि देखिए, जो ये बूस्टर सेगमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमारा जो एक सेगमेंट है ना, बेसिकली बूस्टर सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। और मैं आपको यहाँ पर एक कॉपी पेन पे लिख कर देने को तैयार हूं कि अगर आपने अगले 1.5 महीने, 1.5 से 2 महीने जो भी लेक्चर आज ऑनवर्ड स्टार्ट होने जा रहे हैं इसके ऊपर अगर फोकस कर लिया तो सीपीए का फार सेगमेंट, सीपीए का बीसी सेगमेंट और इवन सेम सेगमेंट जो है वो यूएस सीएमए में भी कवर होता है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो आज जो मैं सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूं मैंने इसका नाम दिया बूस्टर लेक्चर्स। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि आप इन चीजों को ध्यान रख लें कि आपको क्यों स्टडी किस तरीके से करनी है। उस बूस्टर बैच, बूस्टर सेगमेंट को हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि सर ये जो अगर हमने ढंग से पढ़ लिया, इसका नाम मैंने दिया बूस्टर लेक्चर्स। आप इन चैप्टर्स में मास्टरी कर लीजिए, ये टॉपिक्स आपके सामने मेंशन है और मास्टरी मैं आपको करवा दूंगा। पहला, ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस यूएस सीपीए के फार सेगमेंट में तीसरे नंबर के यूनिट पे, यूएस सीएमए के पार्ट 2 में दूसरे नंबर के यूनिट में कवर होता है। डेफर टैक्स भी आपको पढ़ने को मिलेगा, बॉन्ड वैल्यूएशन, लीज, इन्वेंटोरी, कंसोलिडेशन, इन्वेस्टमेंट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स। बिलीव मी, अगर आपने इन चीजों के ऊपर फोकस कर लिया ना, 60% कोर्स, 60 to 70% कोर्स एग्जाम में जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो इन्हीं सेगमेंट में से। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको आपकी एग्जाम को फर्स्ट शॉट में पास करना है तो ये ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको डिफिकल्टीज दे सकते हैं, जिसमें कि आप स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस बैच में मैक्सिमम स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट नहीं है, सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट बैठे हैं। ईपीएस, डेफर टैक्स, बॉन्ड वैल्यूएशन, लीज, 50 से 60% पोर्शन इन सेगमेंट का है। और अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली तो आप 101% अपनी इस प्रोफेशनल डिग्री को पास कर कर ही दम लेंगे। बच्चों को समझाया गया है कि टाइम से आए, फिर भी बीच बीच में स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। तो आने वाले समय में 100% मीटिंग लॉक करना है, तो आप इस लिस्ट को उतार लीजिए अपने पास। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये लेक्चर में यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा ताकि स्टूडेंट्स को एक आइडिया लगे कि अगर इन चैप्टर्स में मास्टरी आपने अचीव कर ली, आप सीपीए का फार और बीसी और यूएससीएमए के दोनों पार्ट को बहुत आसानी से पास कर लेंगे। और मैं आपको ये आज प्रॉमिस कर रहा हूं, देखो मैंने वीडियो भी ओपन कर रखा है, कि इन चैप्टर्स में मैं आपकी मास्टरी ऑब्टेन करा दूंगा अगर आपने रेगुलरली क्लासेस को अटेंड किया, जैसा मैंने बताया वैसा किया। साथ साथ मुझे परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजना आपके लिए कंपलसरी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। अभी किसी स्टूडेंट ने भेजी है, अभिजीत ने, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे भेजना है। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी पर्सनल मेंटोरिंग करना है। मैं आपको यहां पर
अगर जैसे ये मेरे पास आई है, मेरे को ये तो पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। अब जैसे ये स्टूडेंट है, देखो टाइम भी दिख रहा है मुझे, ये 17 मई को पढ़ा है, फिर 27 मई को, मैं कैसे पता करूं? मुझे बताइए, मैं कैसे इस बात को अश्योर करूं कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं? ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुझे चाहिए ही चाहिए आपसे। जो नहीं भेजेगा, जो मजाक ले रहा है, जो भी स्टूडेंट मैं यहाँ पे नाम देख पा रहा हूं, जिसमें मैं आज मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं स्टूडेंट के नाम, खुशबू ने अभी तक नहीं भेजी है, सचिन ने तो 1-2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, अहमद की आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, विशेष राठौड़ ने अभी 1-2 दिन पहले ही ज्वाइन किया, हर्षित केपीएमजी में काम करते हैं, बिजी चल रहे हैं बोले, मनीत अरोरा कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, आशुतोष ने अभी ज्वाइन किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो लाइव आ नहीं रहे। तो अगर आपको पास होना है बच्चों, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं कि आपको समझ में सब आएगा, लेकिन अगर आपने मुझे रिपोर्ट ही नहीं भेजी तो मैं कैसे आपको पर्सनल लेवल पे गाइड कर पाऊंगा? मुझे बताइए। मतलब मैं आपको एक एज ए मेंटोर ये बताना चाह रहा हूं कि आपको अपनी सिंसियरिटी तो मुझे शो करनी पड़ेगी। अगर यही नहीं आप कर पा रहे हो तो फिर बहुत दिक्कतें आने वाली है। मैं आपसे पर्सनल भी बात करूंगा, एक एक स्टूडेंट से मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन आप पहले मुझे ये प्रूफ तो करो कि सर हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आज जो हम पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इस बूस्टर बैच का, जो पहला पार्ट है वो ईपीएस के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, मैं एक सेकंड पॉज करके पढ़ लेता हूं पहले। तो देखिए, हम जो डिस्कस करने वाले हैं ईपीएस, बेसिकली ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। तो बहुत बेसिक लेवल से मैं चलने वाला हूं। अर्निंग पर शेयर, आप सोचिए, हम ईपीएस का जो पूरा मीनिंग समझ रहे हैं उसका मतलब है अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पर कितने पैसे कमाए। तो आप ऐसा सोचिए, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से, कि सर अगर हमने एक कंपनी है जैसे टाटा कंपनी, टाटा कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेट्स से टाटा कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है ना, और उसके जो शेयर होल्डर हैं, नंबर ऑफ शेयर, लेट्स से 20 करोड़ है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे सिंपल बात करूं तो 100 डिवाइडेड बाई 20, इस 5 को हम क्या बोल रहे हैं, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अब अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो हमने क्या किया, जो भी प्रॉफिट कमाया उसको नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर से, हमने नंबर ऑफ शेयर से क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है सर, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले को देखें, क्योंकि आप जब बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा। इस फॉर्मूले में बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर जाते हैं। आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो पहला लेक्चर है बिल्कुल ईपीएस का। तो हम बहुत स्लो चलने वाले हैं, ऐसा मानते हुए चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है। क्लास में मेरा पर्पस यही कि ऐसा मान के चलना कुछ नहीं आता। तो देखिए, फॉर्मूले में लिखा है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो फॉर्मूले को हमने समझना है। इस फॉर्मूले में ऊपर जो लिखा है ना, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे आज। पहले 5 to 10 मिनट्स हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक वर्ड में यूज कर रहा हूं, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन शेयर। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन शेयर होल्डर, कि हम जो भी प्रॉफिट कमाए उसमें शेयर होल्डर को कितना एट्रीब्यूट किया जाए। तो फॉर्मूले आप देखिए, यहां पे लिखा है वर्ड नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब नेट इनकम का क्या मतलब होता है? नेट इनकम का मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि नेट इनकम मतलब, अगर बिल्कुल सिंपल बात बोलें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है
जो भी प्रॉफिट आपने कमाया उसमें से टैक्स दे दिया, उसको बोलते हैं हम नेट इनकम एज पर यूएस गैप। और अगर उसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दें तो वर्ड आता है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन शेयर या प्रॉफिट अवेलेबल टू कॉमन शेयर। यूएस गैप में इक्विटी वर्ड यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना है आपने, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन शेयर। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, एक प्रेफरेंस डिविडेंड का कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, यहां पे हम अभी ऊपर न्यूमरेटर को समझ रहे हैं, नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को हमें दो कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा, वो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रेफरेंस डिविडेंड तो जो ईपीएस है उसका आपने फॉर्मूला देखा सर कि नेट इनकम में से अगर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया जाए और नीचे लिखा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, तो जो आ जाता है ईपीएस। तो अभी हमने ऊपर की बात को समझा, अभी नीचे को नहीं समझा। नीचे को मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। तो अब ये जो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें मैंने बुक से नोट्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यूएस गैप में बेसिक अर्निंग पर शेयर में कोई बहुत माइन्यूट सी बातें, तो पहला वर्ड आप देख रहे होंगे वहां पर मेंशन है, क्या मेंशन है, उन चीजों को मैं हाईलाइट करूंगा क्योंकि आपसे एमसीक्यू वहां से पूछ लेते हैं। बेसिक अर्निंग पर शेयर, ऑल कॉर्पोरेट मस्ट रिपोर्ट टू बेसिक अर्निंग पर शेयर on the face of the income statement. Their numerator are income from continue operation and net income. बस यही आपको ध्यान रखना है कि पीछे के कुछ लेक्चर्स में आपने कुछ से पढ़ा हुआ है कि हमेशा ईपीएस जो यूएस गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर, यूएस गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ईपीएस हमेशा दो प्रकार से निकाला जाता है। EPS from continue operation और एक आपका निकाला जाएगा EPS from net income। अब मुझे क्या, आप में से कोई स्टूडेंट है इस क्लास में बैठा हुआ है कि सर दोनों में क्या डिफरेंस है? या तो बुक वाले ने इतनी सी बात लिख दी, ऑल कॉर्पोरेशन रिपोर्ट to be EPS, basic earning per share, amount on the face of the income statement, their numerator are income from continue operation and net income। दोनों में क्या डिफरेंस है सर? एग्जाम में एमसीक्यू है इसलिए वर्ड बाय वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई गलती हो। तो आप देखिए, हर्षित लिख रहे हैं कि नेट इनकम में ओसीआई भी शामिल होता है, इसका मतलब आपने क्लास में ढंग से पढ़ाई नहीं की, आपका एक मार्क्स कट गया, -1। मेघा लिख रहे हैं डिस ऑपरेशन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इंक्लूड इन दी नेट इनकम, इनका +1। बिल्कुल सही बोला आपने। आपने पुराने लेक्चर्स में बात को ध्यान दिया कि सर इनकम में कॉन्टिन्यू प्लस डिसकंटिन्यू दोनों आते हैं, ये आपने पहले से ही बता दिया था सर। तो हमें जब ईपीएस कैलकुलेट करना है तो आपको देखना है कि अगर नेट इनकम में कॉन्टिन्यू और डिसकंटिन्यू दोनों, और ईपीएस फ्रॉम कॉन्टिन्यू मतलब यहां पे डिसकंटिन्यू इनकम को कंसीडर नहीं किया गया। तो जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जाएंगे तो कई मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट भी बेचारे इस चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इंडियन स्टाइल में पढ़ते हैं, उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे लाइन बाय लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर मैंने आपको कॉन्टिन्यू ऑपरेशन समझाया है तो मैंने आपको उसमें बताया था कि कॉन्टिन्यू में डिसकंटिन्यू शामिल नहीं होता, और डिसकंटिन्यू का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कि किसी सेगमेंट को हमने या तो हेल्ड फॉर सेल कर दिया हो या डिस्पोज कर दिया। पहले लेक्चर में हम समझ चुके हैं इस बात को, पहले या दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। तो यहां हम जो बात कर रहे हैं सर, यहां आप हमसे बार बार बोल रहे हैं कि इनकम हमें दो प्रकार से कैलकुलेट करना है। ईपीएस, अभी हम थ्योरी समझ रहे हैं। इफ एंटिटी हैज नो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, तो भैया जब अगर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है ही नहीं तो इसका मतलब जो नेट इनकम का ईपीएस है और कंटिन्यू इनकम का ईपीएस दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि हमारे पास डिसकंटिन्यू ऑपरेशन तो है ही नहीं ना। तो इफ एंटिटी हैज नो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन इक्वल्स टू नेट इनकम। एमसीक्यू में ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, फिर आप मुझे फोटो खींच के भेज दो, सर एक्सप्लेन दिस,
तो एक्सप्लेन तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आपने इंटरनेशनल प्रोफेशन में एडमिशन ले लिया है, मेरा भविष्य दांव पर नहीं लगा, आप लोगों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मुझे फीस मिल चुकी है मुझे, लेकिन मेरे को है ना इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं आता अगर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करे, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत डिटेल पढ़ाता हूं। तो ये छोटी सी बात को आपने ध्यान रखना। अब हम जो थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं, आज का लेक्चर बहुत डिटेल लेक्चर है कि सर आप बार बार बोल रहे हैं नेट इनकम में से आपने ये माइनस किया प्रेफरेंस डिविडेंड, तो इसको हमने क्या वर्ड यूज किया, इनकम अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर या इनकम एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन स्टॉक। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको ये बोलते हैं, लेकिन बार बार हम एक वर्ड जो नेट इनकम में से एक चीज को माइनस कर रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। इसमें भी आप आने वाले समय में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं आज आपको ये पॉइंट बहुत डिटेल समझाने वाला हूं कि सर ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है इसका क्या पर्पस। तो ध्यान से समझिए, अटेंशन फुल चाहिए मुझे यहां पे। सर प्रेफरेंस डिविडेंड में हम हमेशा दो चीजें देखेंगे, क्या वो नॉन क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल वर्सेस क्यूमुलेटिव। आपको सबसे पहले तो ये देखना, इस पॉइंट को आप, मैं यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट VIP। अब मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं कि सर ये पॉइंट आपने इतना मेंशन क्यों किया, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं एग्जांपल बनाता हूं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सर नॉन क्यूमुलेटिव का क्या पर्पस होता है। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब कि अगर हमने किसी ईयर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो वो जो डिविडेंड है ना वो लैप्स हो जाता है। लैप्स, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, डिविडेंड इन एरियर नहीं होता है, लैप्स हो जाता है। इसीलिए तो उसका नाम क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव। तो अगर क्वेश्चन ने आपको, मैं आपको न्यूमेरिकल समझा के साथ में समझाऊंगा। अगर मान के चलिए क्वेश्चन ऐसा लिखे, नेट इनकम आपको लिख के दे दे क्वेश्चन में 2 लाख रुपीस, और वो बोले कि हमारे पास एक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल, और लेट से वो हमारे पास 12 लाख रुपीस के हैं, और उसके ऊपर जो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड है वो 10%, और यहां पर ईयर भी मेंशन किया जाएगा। छोटी छोटी बातें, काम की बातें। हम समझते हैं सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। 2021 की बात कर रहे हैं, 2021 में हमने नेट इनकम कमाई 2 लाख रुपए, हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे 1,20,000, 12 लाख के, उसके ऊपर 10% डिविडेंड। अब क्वेश्चन अगर आपको बोल दे कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड, क्या बोल दे कि हमने डिविडेंड को क्या कर दिया है, डिक्लेयर्ड कर दिया है, या डिविडेंड हमने पेड कर दिया। मैं आपको दो टर्मिनोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं बुक की लैंग्वेज की, नीचे से मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि आप इसको ध्यान रखेंगे। यहां मैंने मेंशन किया डिक्लेयर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर डिक्लेयर्ड का मतलब कि हमने यहां पर डिक्लेयर्ड कर दिया। अगर मान के चलिए आपने, जैसे देखो आप क्वेश्चन में कई बार लिखा होगा पेड और डिक्लेयर दोनों लिखा होगा, दोनों में डिफरेंस है। पेड का मतलब आपने एक्चुअल में पेमेंट किया है, और डिक्लेयर मतलब बोर्ड ऑफ मीटिंग में अनाउंसमेंट हुआ है। तो अगर क्वेश्चन ये लिख दे कि डिक्लेयर इन द करंट पीरियड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक वेदर और नॉट पेड, डिक्लेयर का मतलब होता है कि हमने बोर्ड में अनाउंस कर दिया। किसमें अनाउंस कर दिया सर, बोर्ड मीटिंग में। तो जब आपने बोर्ड मीटिंग में इस बात को अनाउंस कर चुके हैं तो आपने सीधे क्या करना है, 1,20,000 यहां से माइनस कर देना, 12 लाख का 10%। तो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर कितनी हो गई, 80,000। दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूटेबल।
इसको हम क्या बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट। यही 1,20,000। अगर क्वेश्चन लिखे कि नॉट डिक्लेयर्ड, यहां पे पेड और लिखा जाए नॉट, नॉट डिक्लेयर्ड, तो इसका क्या मतलब होगा नॉन क्यूमुलेटिव में? क्या 2022 में सम हम उसको डिक्लेयर करने वाले हैं? क्या नहीं करने वाले? वो सीधे लैप्स हो गया है। 2021 में वो क्या हो गया है, लैप्स। अगर कुछ नहीं लिखा है, ना पेड लिखा है ना डिक्लेयर्ड लिखा है, तो वो क्या हो जाता है, यहां रेड अक्षर में लिख देता हूं, लैप्स। और जब वो चीज लैप्स हो गई है तो वो आप यहां पे इसको माइनस नहीं करेंगे, तो आपके लिए इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 लाख। अगर क्वेश्चन ने डिक्लेयर या पेड दोनों में से, या तो पेड लिख दिया हो या डिक्लेयर कर दिया हो, डिक्लेयर एंड पेड भी हो सकता है। अगर उस 2021 में कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो आपने उसको माइनस नहीं करना है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, लैप्स। अभी मैं बात कर रहा था कौन से वाले की सर? अभी सर आप बात कर रहे थे इसकी, नॉन क्यूमुलेटिव। लेकिन अगर क्वेश्चन ये लिख दे कि ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं, ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो चाहे डिक्लेयर नहीं भी हो, आपको यहां से 1,20,000 माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा सर? डिक्लेयर तो किया ही नहीं है 2021 में, ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिक्लेयर नहीं किया। बता सकता है कोई स्टूडेंट कि सर हम क्यों माइनस कर रहे हैं, भले ही डिक्लेयर नहीं है तो भी? क्योंकि सर वो क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव हो जाएगा, और आने वाले समय में हमें उसको देना पड़ेगा ना, 2022 में भी देना पड़ेगा इसको। 2021 में नहीं भी दिया तो आगे के समय में देना पड़ेगा, वो एरियर बन जाएगा, बकाया बन जाएगा। तो क्यूमुलेटिव लिखा हो तो चाहे डिक्लेयर हो या ना हो, आपको माइनस करना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो लाइव बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आप इस बात को समझे हैं कि नहीं समझे हैं? मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बनाया ईयर 2023, ताकि आप गलती ना करो। आपको यहां पे नेट इनकम दी हुई है, लेट से आपकी नेट इनकम 2 लाख है, और वो बोल रहे हैं कि क्यूमुलेटिव थे 12%, और यहां मैं 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर लिख दे रहा हूं ना। आप मुझे बताएंगे सही इनकम, मैं पूरे पॉइंट डालूंगा। ये 2023 कुछ पर्पस होगा, ये 2023 अगर मैंने लिखा है ना, तो इसका कुछ पर्पस है कि 2023 में आपने नेट इनकम कमाई 2 लाख रुपए, क्यूमुलेटिव 12% शेयर थे, 12% उसके ऊपर रेट था, 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर। तो क्वेश्चन है कि एडजस्टमेंट में आपको लाइन डालकर दे दी, एडजस्टमेंट में, कि 2022 का जो अनपेड डिविडेंड था, अनपेड, पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये लाइन दे दी उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बस। और लास्ट ईयर जो प्रेफरेंस शेयर थे वो लेट से 5 लाख के थे, और मान के चलिए 10% उसके ऊपर डिविडेंड रेट। जानबूझ के ऐसी लैंग्वेज आपको बुक्स में दी जाती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते समय। अब मैं आपसे पूछता हूं, पूरा क्वेश्चन फिर से सुन लेना एक बार, मैं आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल को भी इंप्रूव करवा रहा हूं। 2023 में हमने नेट इनकम कमाई 2 लाख रुपए, सर 12% क्यूमुलेटिव डिविडेंड था। 12% कौन से ईयर का? 2023 का। और एक एडजस्टमेंट में दिया कि 2022 का अनपेड डिविडेंड है, पेड ड्यूरिंग द ईयर। और लास्ट ईयर कितने प्रेफरेंस शेयर थे? 5 लाख के थे, 10%। ये सब क्यूमुलेटिव है। मुझे बताइए नेट इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितनी होनी चाहिए? अगर एग्जाम में आपसे एक मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता, क्या आंसर देते आप? मैं वेट कर रहा हूं स्टूडेंट्स का। आज की बैच में हम बहुत स्लो चलेंगे, मैं नहीं चाहता कि आपसे ये पॉइंट गलत हो, इसीलिए पर्पस आपको पास कराना है मेरा। मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट गलत लिखते हैं। मैंने पूछा इनकम एट्रीब्यूटेबल, तो 30 सेकंड का मौका दिया, मैं एक गिलास पानी पी के आ रहा हूं बस।
कुछ बच्चों ने हिम्मत करते हुए आंसर देने की कोशिश की है। मेजॉरिटी 80 लिख रही है, कुछ बच्चे 1,20,000 भी लिख रहे हैं। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, तो मैंने आपको क्या बताया, सीधा गणित है सर, 12% इसका निकाल दो 10 लाख का। हम बात कर रहे हैं 2023 की। 2023 में सर हमने 2 लाख रुपए कमाए। लेस हम क्या करेंगे यहां से पता है, केवल 2023 का 1,20,000 बचा 80,000, बस यही। सर ये 2022 का क्यों नहीं माइनस कर रहे, ये भी तो इस साल पेड किया है। अरे बेटा, अगर ये जब 2022 में आप ईपीएस का कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, तो आप ऑलरेडी इस 5 लाख के ऊपर 50,000 माइनस कर चुके होंगे, प्रीवियस ईयर में ही कर चुके। तो सर इसका मतलब आप हमसे एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यूमुलेटिव है, तो चाहे पेड किया हो या ना किया हो, हर कंडीशन में आपको माइनस करना ही करना है उस ईयर का, पीछे का ना माइनस, पीछे पिछले साल का कभी नहीं करना। क्यूमुलेटिव देखो तो सीधे देखो कि भैया इस साल कितने हैं, 10 लाख है, उसका 12%। क्यों सर ये पिछला वाला क्यों नहीं माइनस किया, उसका लॉजिक बता दिया बेटा। जब हम 2022 में ईपीएस का कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो भले ही हमने अनपेड रहा होगा, तो भी हम 2022 के कैलकुलेशन करते समय 2022 के ईपीएस को माइनस कर चुके हैं। हमें यहां पर ये नहीं समझना है कि सर ये प्रोविजन बनेगा क्या, ये करंट लायबिलिटी में जाएगा, तो बेटा ये करंट लायबिलिटी में नहीं है। लायबिलिटी जब बुक्स में रिकॉग्नाइज कर ली जाती है, ये एरियर है, ये बैलेंस शीट में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कब क्योंकि ये तो ऐसा तो है नहीं ना कि 2022 में नहीं दिया तो 2023 में देना कंपल है क्या, आने वाले समय 2024 में भी दे सकते हैं। तो ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के रूप में नहीं आएगी, ये बैलेंस शीट में केवल फुटनोट में आपको शो करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन हम यहाँ लायबिलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां पर ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। सर मैंने पहले बताया बेटा, आज मैंने आपको एक चीज सुबह, अगर आप लोग थोड़े देर से ज्वाइन किए हो तो मैंने आपको एक चीज दे दी कि हम इस बूस्टर बैच, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ना, ये मैं आपको टॉपिक समझा दूं कि आपका पास और फेल ये टॉपिक डिसाइड करेंगे। ईपीएस, डेफर्ड टैक्स, बॉन्ड वैल्यूएशन, लीज, इन्वेंट्री, कंसोलिडेशन, इन्वेस्टमेंट, एब्जॉर्प्शन, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग, डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स। तो उसका आज हम पहला डे स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में रहे कि सर क्या हम वाकई आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पास यही चैप्टर से होने वाले हैं। तो एक बात आपने ध्यान रखी सर कि अगर प्रेफरेंस में अगर क्यूमुलेटिव हो, तो भले ही डिक्लेयर नहीं किया है 2023 में, हमें उस माइनस करना पड़ेगा। 2022 का हमने क्यों माइनस नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट कर चुके हैं। तो ये वो कहना चाहते थे। अब मैं आपसे एक बात, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मेरे को आपसे कुछ कॉन्सेप्चुअल पूछने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आप इस पॉइंट में कभी भी गलती ना करें। मैं 2022 में 2 लाख का प्रॉफिट कमा के बैठा हूं, और मेरे पास नॉन क्यूमुलेटिव भी है और क्यूमुलेटिव भी है। ये 1 लाख रुपए है ना, ये 2 लाख के क्यूमुलेटिव, 2 लाख के, इनके ऊपर डिविडेंड का रेट, डिविडेंड परसेंटेज, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। इनके ऊपर 10% है, इनके ऊपर 12% है ना। और ये हम बात कर रहे हैं 2022। ध्यान रखो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने बोला कि हमने 2021 का जो नॉन क्यूमुलेटिव था ना, जो क्यूमुलेटिव थे 2021 का जो अनपेड एरियर था, अनपेड डिविडेंड था, उसको पेड किया है। ये क्वेश्चन ने आपको लिख के दे दिया 2021 में, 2021 का। और ये भी लिख दिया कि 2022 में जो नॉन क्यूमुलेटिव का है, नॉन क्यूमुलेटिव के ऊपर डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। अब आप मुझे बताएंगे इनकम एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन शेयर।
आपको मौका दिया, ध्यान से सुन लो सर। ये 2 लाख का नेट इनकम है, नॉन क्यूमुलेटिव 1 लाख है, क्यूमुलेटिव 2 लाख के 12% और 10%। 2021 में क्यूमुलेटिव अनपेड डिविडेंड हमने पेड किया, पिछले साल भी अनपेड था इसके ऊपर 10%, और नॉन क्यूमुलेटिव के ऊपर हमने इस साल कोई पेमेंट नहीं किया, ये इस साल 2022 में। आपसे पूछा जा रहा है इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना होना चाहिए। जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं उनके आंसर आएंगे, और मैं देख रहा हूं क्लास में बहुत कम आंसर दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप आज आंसर मत दो, एग्जाम में भी नहीं दे पाओगे। 2021-2022 तो मेजॉरिटी जो जनता है वो आंसर दे रही है 1,76,000 चेक करती। तो मैंने आपको क्या समझाया कि सर क्यूमुलेटिव का ही माइनस करना होता है, नॉन क्यूमुलेटिव का नहीं दिया, लिख रहे ना, इसका तो कुछ दिया ही नहीं तो कुछ नहीं होना है, इसका पिछले साल का भी पे कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर 2 लाख का 12% होता है 24, तो सीधे माइनस कर दिया 24। तो सर 1 से आप बताओ, आप समझ गए? देखो मेजॉरिटी बच्चे समझ गए बेटा, 176 इज योर अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो यूएस गैप में आपसे हमेशा ये कैलकुलेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे कैन आस्क यू कैलकुलेट, आपसे क्वेश्चन में वो हमेशा यही पूछेंगे नेट इनकम अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर, अगर वो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछते। तो हमने इस बात को डिस्कस किया प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड। अभी हम बार बार ऊपर आ रहे हैं, अब यहां हम जो समझने जा रहे हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर को समझने जा रहे हैं। इसमें हम टाइम का वेट देंगे, और अगला आधा घंटा और 20-25 मिनट ये समझिए कि मेरा जो सब्सटेंशियल टाइम है वो इसी बात के ऊपर जाने वाला है कि सर हम किस तरीके से इस बात को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे वर्ड लिखा है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, तो मैं इसका WANSO है ना, शॉर्टकट लिख लूंगा, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग सर, WAOS। उसके लिए मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा और आपसे भी करवाऊंगा फिर मैं WA वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर का कैलकुलेशन। हम इसमें देते हैं टाइम का वेट। क्यों देते हैं आप सोचिए, उसका भी लॉजिक समझेंगे, पहले हम कैलकुलेशन सीखें। आप कैलेंडर ईयर में अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं 31 दिसंबर 2024 है ना, कोई सा भी ईयर, हमने 2024 ले लिया कि सर हम 2024 के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपके पास ओपनिंग शेयर आउट स्टैंडिंग गिवन है, लेट से 20,000। मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन इस एग्जांपल में बनाने वाला हूं। ओपनिंग शेयर आउटस्टैंडिंग है, उसके बाद हमने 31 मार्च को 40,000 शेयर और इशू किए। फिर हमने 30 जून को और किए। ये सब अब इशू लिख रहे हैं हम, 40,000 की जगह 60,000 लिख देते, चलो 60,000 और सर इशू किए है ना। और उसके बाद 60,000 के बाद हमने 31 अक्टूबर को हमारे ही शेयर बायबैक कर लिए 20,000। ये हमने यहां पे मेंशन कर दिया कि सर ओपनिंग शेयर आउटस्टैंडिंग यहां लिख दिया आपने 20,000। अब आपसे कोई इनकम आपको दी जा रही है, नेट इनकम लेट से हमने 5 लाख रुपीस लिख दी, 5 लाख की हमने नेट इनकम लिख दी। अब हमें देखो थोड़ा सा कॉमन शेयर्स लगाना है कि सर शेयर्स तो अलग अलग डेट पे इशू किए जा रहे हैं। आप देखो ओपनिंग शेयर हैं, ये प्रॉफिट तो बेटा साल भर कमाया गया है ना, हर रोज प्रॉफिट कमाते हो आप। लेकिन ये भाई साहब तो 31 मार्च को आए, तो क्या इनको शुरू से प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए क्या? इनको देखा जाए तो जनवरी और फरवरी और मार्च 3 महीने तो ये थे ही नहीं ना, तो इनको तो 9 महीने का मिलना चाहिए। ये भाई साहब तो जून में आए तो 6 महीने का मिलना चाहिए, ये अक्टूबर में आए तो नवंबर दिसंबर, इनको 3 महीने का मिलना चाहिए। यहाँ तो बायबैक हो गया, सॉरी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम का वेट देंगे, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन समझा रहा हूं मैं आपको, और उसके अंदर फिर
कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। तो सबसे पहले आप हमेशा ईयर की स्टार्टिंग लिख दो कि जनवरी में आपके पास कितने शेयर थे। तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास थे 20,000। यहां ऊपर लिख दे रहा हूं मैं मंथ। बताइए पहला चेंज कितने महीने बाद आया? सर जनवरी में तो एज इट इज रहे, फरवरी पे एज इट इज रहे, मार्च, 3 महीने तक ये हमारे पास थे, तो हमने 3 लिख दिया। मार्च में कितने शेयर हो गए हमारे पास? मार्च में बेटा, मार्च पे हमारे पास 40,000 और इशू हो गए ना। तो देखा जाए तो 20,000 प्लस 40,000, हाँ सर 60,000। अब बताइए अगला चेंज कब आया? ये 60,000 एज इट इज कब तक रहे? अब कब उसमें और चेंज आया? तो मार्च के बाद जून में चेंज आया, मतलब कितने महीने? तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, ये भी 3 महीने रहे सर, तो यहां पे हमने 3 लिख दिया। तो मार्च के बाद जो जून में चेंज आ रहा है ना, 30 जून को, तो मैं यहाँ पे जुलाई लिख रहा हूँ। जुलाई क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 30 जून के बाद 1 जुलाई आ जाता है ना, एक ही दिन बाद, तो जुलाई। तो वो कितने हो गए सर? 60, 20 पहले थे, उसमें 40 जोड़ दिए तो 60 आ गया, और 60 और इशू कर दिए सर, तो कितने हो गए? 1,20,000। अगला चेंज कब है? जून से, जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने है ना, ये 4 महीने लिख दिए। अब वो यहां पे नवंबर लिख रहा हूं ना, नवंबर में कितने शेयर हो गए सर? 20,000 बायबैक कर लिए। अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर बाद एक ही, एक दिन का फर्क है। तो सर नवंबर में 1/20 में से हमने 20 को क्या कर लिया? बायबैक कर लिया। तो यहाँ कितना बचा सर? 1 लाख बचा सर। और नवंबर से के ईयर एंड कहां पे होता है? 31 दिसंबर। तो कितने महीने हो गए? 2 महीने। अब ऐसा लिखने से आपको फायदा ये होगा कि गलती कभी नहीं करोगे। 12 का टोटल लगा लो, 3 3 6 साल में 12 महीने होते हैं। अब या तो आप ऐसा करो कि सर 20,000, क्योंकि टाइम का बिट देना, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 करो, या सीधे मल्टीप्लाई कर दो यहां से और सीधे एंड में टोटल को 12 से डिवाइड कर दो। तो मैं जनरली टोटल को डिवाइड कर देता हूँ। 60,000, 1,80,000, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं बस। 20 इंटू 3 60, 6 3 जा 180, इधर 480 और इधर 2 लाख। सबको जोड़ दो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस कर रहे हैं। कोई बच्चा कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। मैं है ना सबका साथ सबका विकास में बिलीव करता हूँ। वैसे फैन मैं केजरीवाल का हूं, लेकिन बात में मोदी जी की कर रहा हूँ। 9,20,000। तो यहां पर अगर हम बात करें 9,20,000 टोटल आया। अब इसको बेटा क्या करें? सीधे मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे हमसे। तो ये आ जाएगा हमारा वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग 9,20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई। तो हमारे पास जो आंसर आया वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर का कैलकुलेशन आया है 7,667। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना। ये 2-3 तरीके और होते हैं कैलकुलेट करने के, बट मैं ये तरीका फॉलो करना, इसी को आपने फॉलो करना। आपने हमेशा शुरू से पकड़ के रखना है। हमने यहाँ पे बायबैक मतलब हमने हमारे शेयर खरीद लिए, तो उसको क्या किया बेटा? सब्सट्रैक्ट किया इस तरीके से। और फिर जो नेट इनकम दी हुई है, आपने क्वेश्चन में दी हुई नेट इनकम 5 लाख। अब देखो ये नेट इनकम लिखा है, तो मुझे बताइए नेट इनकम में तो दोनों चीजें आ जाती है, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन एज वेल एज इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। तो अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कोई डिसकंटिन्यू नहीं, तो यही हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। 5 लाख डिवाइडेड बाई 7,667, 6.5217। इसको हम क्या बोल रहे हैं? बेसिक अर्निंग पर शेयर, BEPS। अब ये तो बहुत बेसिक था सर, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन था? कॉम्प्लिकेशन बेटा 2 जगह था। कॉम्प्लिकेशन कहां पर था? 2 जगह। कौन सी 2 जगह? एक तो आपको
कौन सी बात इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है? इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को आपने क्या करना है, याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और कहां इसको शो किया जाता है? फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट मोती है। अब एग्जाम में क्योंकि बेटा एमसीक्यू है, तो ये लाइन भी पढ़ लो आप एक बार, जरा अच्छे से गौर फरमाओ इसके ऊपर। इफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इज रिपोर्टेड, basic and diluted EPS amount for discontinued operation are presented on the face। मतलब हमें अभी एक वर्ड लिख रहे हैं डाइल्यूटेड, अभी हम समझेंगे डाइल्यूटेड को भी। तो आपको ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू में ऐसा पूछ लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में डिसकंटिन्यू ऑपरेशन भी, तो आपको बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों क्या करना है, डिसकंटिन्यू के लिए भी क्या करना है। और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हमने पहले डे पर आपको समझा चुके हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग बूस्टर सेगमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर उसके बाद मैंने आपको प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर फोकस किया कि सर आप डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस स्टॉक में करंट पीरियड और क्यूमुलेटिव में, ध्यान रखिए क्यूमुलेटिव में चाहे डिक्लेयर किया हो या ना किया हो माइनस करना है, और नॉन क्यूमुलेटिव में केवल तभी माइनस करना है जब डिक्लेयर्ड किया जाता है, अदरवाइज आपको माइनस करने की जरूरत नहीं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर। यहां तक तो बहुत आसान बातें थी, ये बहुत आसान सी पॉइंट चल रहा है। मेरा आज का जो पर्पस है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने डाउट्स मुझसे पूछे हैं, उसमें उनको स्टॉक डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट में प्रॉब्लम आई है, तो मैंने अभी डाउट इसलिए नहीं सॉल्व किए क्योंकि मैं पहले कॉन्सेप्ट आपके थोड़े से और बिल्ड करना चाह रहा हूँ। तो मेरे को रिकॉर्डिंग करने में हार्डली 15 मिनट लगने, लेकिन वो डाउट्स, फिर आपके डाउट्स से खाना पूर्ति हो जाती बेटा। जिसमें कुछ स्टूडेंट ने डाउट्स भेजे हैं, आपके डाउट्स के सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। थोड़ा सा एक आध दिन डिले हो जाए पर मिलेंगे जरूर, मंडे तक आपको मिल जाएंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो अगेन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना 30 सेकंड इसके ऊपर दो, 30 सेकंड पढ़ो इसको। यहां पर आपसे बहुत गलतियां हो सकती, कुछ चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता आप अटकोगे कहां, वो मुझे पता है, इसीलिए उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। स्टॉक डिविडेंड, यहां आप अटकोगे, पहले से बता दे रहा हूं। पॉइंट में अटक सकते हो, क्वेश्चन आपसे होगा या नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन ये पॉइंट आकर आप थोड़ा सा भी गलत पढ़ लेते तो आपको प्रॉब्लम आ सकती थी। स्पेशली स्टडी यूनिट 2 में, चौथे यूनिट में होगा, सीपीए में, सीएमए में भी है ये पार्ट, दूसरी यूनिट में भी है, वहां पे दूसरी है पे, उसमें होगा पार्ट 2 में। तो यहां पर वर्ड लिख रहे हैं स्टॉक डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट। अभी मैं समझाऊंगा कि सर स्टॉक डिविडेंड का क्या मतलब होता है, स्प्लिट का क्या मतलब होता है, लेकिन अभी हम ईपीएस के कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस कर रहे हैं। स्टॉक डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ वेटेड एवरेज कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। Amount for all the period presented are adjusted retrospectively to reflect the changes in the capital structure as if it had occurred at the beginning of the first period presented। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने 2020 में, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बोल रहा हूं, कि अगर आपने कभी स्टॉक डिविडेंड या स्टॉक स्प्लिट दे दिया, तो आपको ना केवल करंट ईयर का बल्कि पिछले साल का ईपीएस रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करना होगा, रीस्टेटेड करना होगा। और स्टॉक डिविडेंड को हमेशा ऐसा माना जाता एज इफ इट हैड ऑकर्ड बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड प्रेजेंटेड। बुक वाले इतनी लाइन बोल के अंग्रेजी में आगे बढ़ जाते हैं। और बच्चों
को यहां दिक्कत आती, लेकिन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो सीए का एक धर्म है कि हर चीज को क्रिस्टल क्लियर करे बिना आगे नहीं बढ़ना, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तो अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा स्टॉक डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट की एग्जांपल, और इस लाइन के ऊपर दोबारा आऊंगा ताकि आप यहां पर, मैं देखो बस स्लो बोलकर एम्फेसिस दे रहा हूं क्योंकि आप अटक सकते हो। चलिए तो हमें स्टॉक डिविडेंड का मतलब समझते है ना, एक सेकंड में आ रहा हूं बस। अब सर स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता है बोनस शेयर। क्या होता है? बोनस शेयर। स्टॉक डिविडेंड का क्या मतलब है? बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। हम इसके इंपैक्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे सर। एक इसको हम लिख रहे हैं, अभी मैं आपको बोनस शेयर पूरा समझाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको ईपीएस के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं। तो उन्होंने क्या बोला, रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट 2022, और ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं 2023। मान के चलिए आपसे क्वेश्चन में दिया गया है ओपनिंग शेयर 1 लाख। 1 लाख आपको ओपनिंग शेयर दिए, नंबर है ना, ये नंबर है। और क्वेश्चन ने आपको फिर बोल दिया कि हमने 30 जून को 20% बोनस शेयर दी है ना। बोनस शेयर, वो बोनस वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो स्टॉक डिविडेंड वर्ड यूज करेंगे ना, स्टॉक डिविडेंड। और आपको बोला गया कि 2022 की नेट इनकम 2 लाख रुपए है, या 2,40,000 ले लेते हैं, थोड़ा सा 2023 की ज्यादा ले लेते हैं, 2023 की ज्यादा ले लेते हैं, 3,60,000 ले लेते हैं। मुझे बताइए 2022 और 2023 का बेसिक अर्निंग पर शेयर आप क्या बताते? 2022 का बेसिक अर्निंग पर शेयर और 2023 का बेसिक अर्निंग पर शेयर हमने 30 जून को इशू किया है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जो लाइव बैठ के पढ़ रहे हैं वो कैलकुलेटर लेके डेफिनेटली बैठते होंगे, ऐसा मैं सोच कर चलता हूं। तो सर सीधा गणित है, सबसे पहले तो डिविडेंड कितना दिया 20%, तो 1 लाख का 20% होता है 20,000। अब क्या सर इसको हम 30 जून से 10,000 कर लें, क्योंकि 30 जून से 31 दिसंबर तो 6 महीने होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, टाइम का वेट दे दें। तो पहली बात ध्यान रखना, बोनस शेयर को क्या बोला जाता है? अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। देखो आपने यहां पे लिखा था ना, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड प्रेजेंटेड, इसका मतलब यहां पर टाइम का वेट देना ही नहीं है, हमको ये मानना है कि ये शुरुआत से आउटस्टैंडिंग था। तो सीधे इसको 1,20,000 से डिवाइड कर देंगे, तो सर 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000। ये 2022 में देखो हमने पीछे का ही, हमको 2023 की बात नहीं कर रहा है, पीछे का रीस्टेटेड कर दिया। तो पीछे का ओरिजिनल ओरिजिनल बीपी बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या था पता है आपको? ओरिजिनल ओरिजिनल था आपका 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये 2.4 था। आपको वापस जाके पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको क्या करना है? रीस्टेटेड करना। ये 2022 की बात कर रहा हूं मैं, 2023 की बात नहीं कर रहा। और 2023 का कितना आएगा? 1,20,000।
यहाँ पे हम इसको 1,20,000 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ये हमने निकालना है। तो एग्जामिनर आपके मजे लेने के लिए इतने बड़े बड़े पैरा में वो पूछेगा, देगा डेटा आपको 2023 का और पूछेगा 2022 का, क्योंकि मैंने आपको जिस दिन पहले दिन क्लास ली थी तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको आपकी जिंदगी में ये वाले प्रोफेशन में पास होना है तो एक बात आप ध्यान रखो, इसके बिना पास नहीं हो पाओगे। क्वेश्चन को पढ़ते समय देखो कि कौन से साल का डेटा आपसे पूछ रहे। जब आप एमसीक्यू करते हो ना, मेरे सॉल्व कराने भर से कुछ नहीं होगा। आप मुझे 50 क्वेश्चन भेज दोगे, मैं 50 क्वेश्चन भी करा दूंगा। एग्जाम में क्या वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं कराऊंगा, जो बुक्स में दिए? क्या लगता है आपको कि वही क्वेश्चन छप जाते हैं क्या? ये एनसीईआरटी की बुक्स की 12th क्लास और बीकॉम तो है नहीं कि 5 दिन पहले नाइट को 1 दिन पहले किताब मिल जाती थी बीकॉम वालों बच्चों को। गलत, डोंट टेक इट अदरवाइज। या आप खुद अब सभी जानते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में जैसे इस तरीके की क्लास आप हार्डवर्क से पढ़ रहे हैं वैसा नहीं पढ़ा होगा आपने। एक्सेप्शनल हो सकते हैं, कोई 90% कुछ बच्चे हैं ऐसे जो पास हो जाते हैं, जिन्होंने 95 क्रैक किया हो, लेकिन बाकी सब तो वो सारी चीजें हमें यहां पर क्या है ध्यान रखना है। सो आपको प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा, रीस्टेटेड करना पड़ेगा। हमने यहां पर वेटेड एवरेज इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि आपको बताया ना, ये बिगिनिंग ऑफ द आउटस्टैंडिंग, ऐसा मान के चलते कि बोनस भले आपने 30 दिन को दिया लेकिन ये डे 1 से आउटस्टैंडिंग। तो यहां पर आपको वेटेड एवरेज स्टॉक डिविडेंड के अंदर नहीं करना है कि स्टूडेंट ने अभी पूछा है। 2023 में भी हमें वेटेड एवरेज का कैलकुलेशन स्टॉक डिविडेंड में नहीं करना है, नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। ये बात हमने सीखी सर यहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम खत्म नहीं किए इस पार्ट को। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन की पूछूंगा। सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं ताकि मुझे टाइप ज्यादा ना करना पड़े। मैं वो पॉइंट डाल रहा हूं जो एमसीक्यू, ये समझिए कि आप एमसीक्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। 10,000 क्वेश्चन तो मैं लाइव क्लास में नहीं करा पाऊंगा, ये आपको भी पता है, लेकिन कुछ सैंपल बेसिस पे मैं करवाऊंगा। और जो बच्चों के डाउट्स आएंगे, जो मुझे परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजते हैं, उनके डाउट्स डेफिनेटली सॉल्व कराऊंगा मैं। तो 2022 और 2023 का हमारे पास डेटा है और बीच में 30 जून के पहले एक डेट में और डाल रहा हूं। 31 मार्च को हमने 50,000 शेयर कैश में इशू कर दिए। ये स्टॉक डिविडेंड दिया था 30 जून को और ये 31 मार्च को हमने 50,000 इशू किए कैश में। और आपको यहां पे अगेन प्रॉफिट 5 लाख दिया हुआ। चलिए एक मौका आप लोगों को दिया है 1 मिनट का, ज्यादा नहीं। मुझे ईपीएस का कैलकुलेशन बताइए कितना आना चाहिए। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। और इससे मुझे पता चल रहा है कि बच्चों की स्पीड कितनी है क्लास। अगर आप ये अभी समझा हुआ आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो बेटा फिर आप लोग कैसे एग्जाम में पास कर पाएंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। अभी समझाया है, कोशिश तो करिए। तो सर आपने हमको पहले बताया, अभी समझाया था आपने कि ओपनिंग शेयर मतलब जनवरी को कितने आउटस्टैंडिंग थे, 1 लाख थे।
अब देखो, हमने 20% बोनस दिया 30 जून को, तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1.2। ये सब समझदार होना चाहिए कि सर आपने 1.2 से क्यों किया, 20% है ना, तो इसके ऊपर ये डे वन से आउटस्टैंडिंग मान लूंगा इनको। ये 20%, तो 1 लाख का 20% 20,000 होता है, तो ये ऑटोमेटिकली कितने हो गए, 1,20,000 हो गए। ये एज इट इज कितने महीने कितने रहे, अभी इसको हम मंथ के बाद में करते हैं। अब हम आ गए 31 मार्च को। 31 मार्च वाले पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि सर जब हमने 30 जून को दिया तो इसके ऊपर भी तो दिया होगा ना बोनस, यार इनको नहीं दिया है क्या? तो जब ये इस डेट पे इशू किए गए तो भले ही 30 जून को दिए, लेकिन हम मानेंगे यहीं से। तो सर ये जो 50,000 थे इंटू 20%, 1.2, तो ये कितना हो गया, 50,000 इंटू 1 तो ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे, 9 मंथ। 9 मंथ कैसे बेटा, समझ गए ना 9 मंथ? अरे जो चीज मार्च में इशू की तो मार्च के बाद अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च हटा के 9 मंथ, और ये भाई साहब पूरे साल भर रहे, तो 12 मंथ। तो अगर 12/12 कर दे तो एक, ऐसे ही करोगे ना तुम, 1,20,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12, तो एक ही आना है, 1,20,000। और इधर 9/12 करना पड़ेगा, 60,000 इंटू 9/12, 45,000। तो आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हो गए, 120, और 45 कितना होता है, 165,000। तो जो वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर था वो 165 आया, और इनकम थी आपकी 5 लाख डिवाइडेड बाई 1,60,000। तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया, कुछ बच्चों का आंसर आया है 6.67, कुछ बच्चों, एक स्टूडेंट का आया, मेघा का आया ठीक। तो ध्यान रखिए हमने क्या किया सर, 1 लाख में ये 1.2 क्यों किया, अभी बोनस बेटा 20%, 1 लाख का 20% 20,000 होता है, तो सीधे एक। और सोचो ये डे वन से था, तो ये एज इट इज 12 महीने रहे, तो मल्टीप्लाई 12 कर दिया। ये 50,000 अलग से इशू किए, दूसरे तरीके से कैलकुलेट करके बता दिया मैंने आपको, 50,000 31 मार्च को इशू किए, लेकिन जून में हमने बोनस दिया था इनके ऊपर। तो सीधे आपने क्या किया, 50,000 के ऊपर 20% लगा दिया, और यहीं से लेना पड़ेगा, जनवरी से मत ले लेना, मार्च में 50,000 का 20%, 10,000, 60,000, और एज इट इज कितने थे 9 मंथ, तो 165 आ गया, और 5 लाख डिवाइडेड बाई, तो एक स्टूडेंट। अब देखिए, अब आप इस प्रकार के आंसर, बेटा ये तो मैं सिंपल आपको कितने सिंपल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, अभी बुक खोल के देखोगे ना आप सॉफ्टवेयर में, तो आप लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाओगे। इसको बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें केवल 2000, जिस ईयर में हम बोनस शेयर ये स्टॉक डिविडेंड इशू कर रहे हैं, केवल उस ईयर का डेटा नहीं चेंज करना है बच्चों, प्रीवियस ईयर का रिट्रोस्पेक्टिव वर्ड, ये देखो ये जो वर्ड लिख रहे हैं ना, रिट्रोस्पेक्टिव वर्ड, स्टॉक डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट। अभी स्टॉक स्प्लिट भी समझा, उसका इंपैक्ट आपको रिट्रोस्पेक्टिव रिफ्लेक्ट टू चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर एज इफ इट हैड ऑकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड प्रेजेंटेड। तो वो फर्स्ट पीरियड प्रेजेंटेड के अकॉर्डिंग ही आपने इसको क्या करना है, इसका इंपैक्ट देना है। अगली लास्ट, अभी मैं स्टॉक स्प्लिट भी समझाऊंगा, लेकिन सेकंड पॉइंट में आपको एक और पढ़ने का मौका दे, अगेन आप पढ़िए, बहुत ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया थे, अगर आप सेल्फ पढ़ के अपने हिसाब से अज्यूम करते रहते तो, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। पढ़िए उस लाइन को आप एक सेकंड। और आज के लेक्चर को रिवाइज करके बेसिक अर्निंग पर शेयर के सारे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर देना चाहिए आप लोगों को।
पहले वाले में हमने सर वेटेड एवरेज बेटा क्यों नहीं किया था पता है? क्योंकि उसमें हमने शेयर नए इशू ही नहीं किए थे, इसमें हमने नए इशू किए देखो, तो इसका तो वेट देना पड़ेगा ना यार। इसके ऊपर बोनस दे रहे तो यहीं से आउटस्टैंडिंग मान लिया। आप अगर पिछला एग्जांपल देखेंगे तो वहां मैंने क्या बोला था कि 30 जून को ये पॉइंट था ही नहीं, उसमें ये पॉइंट नहीं था। तो जब बोनस शेयर कुछ पैसा आए तो सीधे इसी के ऊपर दिया है, बीच में मैंने एक पॉइंट नया डाल दिया ये वाला। तो जब इसके ऊपर दिया है तो ये तो कैश में, तो ध्यान रखिए वेट हमेशा उनमें देते हैं जो कैश में इशू किए जाते हैं। तो इसमें तो मुझे देना पड़ेगा, मैं तो इसमें दे रहा हूं। मैं इस पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, 1 लाख मल्टीप्लाई 1,20,000 को शुरू से ही ले लिया 12 का 12। ये देखो ये पहले वाला, ये पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू हो गया था आपका। ये सेकंड पॉइंट डाली मैंने, पहला क्वेश्चन तो हमने केवल 1,20 ही लिया था ना पहले वाले एग्जांपल में। हमने जो वेट दिया है वो कैश वाले पे दिया है। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें। बेटा लाइफ चेंज होने वाली है आपकी अगर आपने मेहनत करने की ठान ली है तो। और अगर अभी भी आप ये सोच के बैठे हैं कि सर हम तो बीकॉम क्लास में, ये बीकॉम की क्लास नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको हार्डवर्क के एक्सट्रीम को पार करना पड़ेगा अगर आप आपकी जिंदगी में बदलाव चाह रहे हैं। और मेरे पास तो बीकॉम ग्रेजुएट बहुत जल्दी पास हो जाते हैं, इतना डिटेल में पढ़ा देता हूं, लेकिन बेटा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। आप सोचो भैया सही कर ले सब कुछ, तो कुछ नहीं होगा। अगला पॉइंट मैंने आपको पढ़ने का मौका दिया था, एडजस्टमेंट आर मेड ऑफ सच चेंजेस इफ द ऑकर आफ्टर द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर इशुएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक कॉन्सेप्ट हम और समझ लें इसके ऊपर। वो ये बोलते हैं कि सर जैसे बैलेंस शीट डेट 2023 की है, इस क्वेश्चन में मैं अब आपको यहां पे सिनेरियो दे देता हूं। ये 30 जून की जगह अगर हमने 31 मार्च 2024 को इशू किए होते, ये 2024 है ना, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, पता नहीं क्यों चला गया, 31 मार्च 2020। इकतीस मार्च 2024। तो एक लाइन वो बोलते हैं कि अगर कंपनी ने स्टॉक डिविडेंड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड लिखा है, देखो आफ्टर द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर हमने क्या किया यहां पे इस एग्जांपल में, हमने बोनस दी 31 मार्च को, लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो 31 जुलाई को इशू कर रहे हैं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने बोनस शेयर जो है ना, बोनस शेयर स्टॉक डिविडेंड को भले 31 मार्च, देखो ईयर एंड के बाद दिया है, लेकिन बिफोर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है कि किसी भी पब्लिक कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो पब्लिक डोमेन में इशू किए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अडॉप्ट करते हैं। तो वो तो 31 मार्च 31 जुलाई को किया, लेकिन उसके पहले ही हमने बोनस दे दिया। तो वो बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई घटना होती है जो कि रिपोर्टिंग पीरियड के बाद है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू करने के पहले, उसका इफेक्ट हम पिछले साल ही दे देंगे। तो मुझे बताइए यहां पर अगर 2024 भी लिखा होता ना तो भी आपका आंसर वही आता जो मैंने यहां पे पहले निकाला है। आपको बोनस शेयर का कैलकुलेशन करना पड़ता 2023 के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो घटना है कब हुई है, ये मैं अंडू करके आपको बता रहा हूं। बैलेंस शीट जो इशू की जाती है 31 जुलाई को इशू की जाती है, और उसके पहले आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिक डोमेन में इशू कर दिया था। तो भले ही वो ईयर एंड के बाद, सर ईयर एंड के बाद कहां है? हाँ बेटा देखो ना, ईयर एंड तो 2023 में ही हो जाता है। आपने तो बोनस शेयर 2024 में दिया, तो इस बोनस डिविडेंड का इंपैक्ट 2023 के ईपीएस के कैलकुलेशन में हमें देना पड़ेगा। ये बात यहां पर ये कहती है। इतनी सी बात के ऊपर कई बार एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं। एडजस्टमेंट आर मेड टू सच चेंजेस इफ दे ऑकर आफ्टर द एंड ऑफ द करंट पीरियड। अभी मैं आपको स्टॉक स्प्लिट भी समझाने वाला हूं।
पहले मैं आपको स्टॉक डिविडेंड के बारे में कुछ स्लाइड्स के बारे में समझाना चाह रहा हूं कि स्टॉक डिविडेंड के कारण, स्टॉक डिविडेंड के कारण इंपैक्ट ऑन ईपीएस। अगला जो टॉपिक हम लिख रहे हैं इंपैक्ट, क्योंकि मैं यहां पे डिटेल में जा रहा हूं, इंपैक्ट ऑफ ईपीएस ऑन स्टॉक। चलिए आप लोगों से पूछता हूं, ईपीएस बढ़ेगा या कम होगा? इट विल इंक्रीज पोस्ट बोनस शेयर, ये बढ़ेगा या कम होगा? आपसे पूछा जा रहा है, क्या लगता है? आप अपना अपना आंसर दीजिए सभी लोग। इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? तो सर मेजॉरिटी जनता डिक्रीज बोल रही है, जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं उनके लिए, अरे सोचो कि हमने नेट इनकम कमाई, नेट इनकम बेटा 4 लाख रुपए हमने कमाई है, नेट इनकम 4 लाख कमाई है, और हमारे नंबर ऑफ शेयर मान के चलो 1 लाख थे, तो हमारा ईपीएस कितना आएगा? बेसिक ईपीएस वो तो 4 आएगा सर, 4 लाख डिवाइड। अब मैंने बोनस शेयर दे दिए, ये बोनस शेयर स्टॉक डिविडेंड दे दिया, तो स्टॉक डिविडेंड मान के चलो मैंने 20,000 दिया, वही पुराने क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पर क्या मेरी इनकम बढ़ने वाली है? इनकम तो कुछ भी नहीं बढ़ रही सर, इनकम कहां बढ़ रही है? तो सीधी बात है सर, 4 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000, तो ईपीएस क्या हो जाता है? डाइल्यूट होते जाता है। क्या होते जाता है? डाइल्यूट, कम होते जा। जहां अर्निंग पर शेयर कम होती है तो बोनस शेयर या स्टॉक डिविडेंड के कारण कंपनी की प्राइस कम हो जाती। सेम एग्जांपल यहां पे आपको दिया है कि 5 लाख थे डिवाइडेड बाई 10,000, 50 किया यहां पे, तो बोनस कंपनी क्यों देती है? क्योंकि उसके पास कैश क्रंच हो सकती है। सोचिए, अब कंपनी ने प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन वो प्रॉफिट कैश में नहीं कमाया बच्चों। अब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकते क्योंकि नगद में पैसा नहीं, सारा माल उधारी बिका हुआ है, तो अपने शेयर होल्डर को क्या करते? एडिशनल शेयर दे देते हैं। क्या शेयर होल्डर की वेल्थ के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है? क्या नहीं पड़ता। आप ऐसा सोचो, आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बेटा, आपके पास रिलायंस की 1,000 शेयर थे, आपने 200 रुपए में खरीदा था, तो 1,000 इंटू 200, ये तो 2 लाख हुआ सर। उन्होंने आपको उठा के 200 शेयर और दे दिए, बदले में कुछ पैसा थोड़ी बढ़ गया, आपने कुछ गए, तो आपकी वेल्थ तो वही आज भी 2 लाख, बस शेयर आपके पास क्या होगा? 1,200। तो वेल्थ के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस हो जाएगा, जो बात हमें भी पड़ रहा है। तो कंपनी अपने शेयर की प्राइस की रेंज को मेंटेन करने के लिए ऐसा करती है। एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन कैश प्रॉफिट, आपके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसमें से बोनस बांट देते हैं। कंपनी के पास ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि अब एमसीक्यू में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, आपने देखा आपके पास 50 लाख रुपए पड़ा है, आपने प्रॉफिट कमाया, आप शेयर होल्डर को बांट देंगे, तो पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी 50 लाख की, और एक मार्केट में कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट होने वाला, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? शेयर होल्डर को समझाओगे? समझाने की क्या जरूरत है? आप बोर्ड ऑफ मीटिंग में डिसीजन लोगोगे कि कंपनी इस बार डिविडेंड नहीं बांटेगी, इसकी जगह कंपनी बोनस शेयर दे देगी। कंपनी के पास पैसा बच गया, उससे उसने कंपनी ने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार की सिचुएशंस यहां पर इन जनरली क्या होती है? स्टॉक डिविडेंड के कारण अराइज हो जाती है। तो अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अब स्टॉक डिविडेंड के बाद हम बात कर रहे हैं स्टॉक स्प्लिट। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? स्टॉक स्प्लिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टॉक डिविडेंड के इंपैक्ट के ऊपर बहुत सारे वही उसी टाइप के क्वेश्चन यहां पे दिए गए। तो अल्टीमेटली स्टॉक डिविडेंड क्या करती है? चेंज कॉम्पोजिशन करती है स्टॉक होल्डर इक्विटी,
एमसीक्यू वाली एग्जाम है, इसलिए छोटी छोटी लाइनों के जो मुझे लगा कि बहुत टेक्निकल पार्ट है उसको मैंने कवर करना है। आप अल्टीमेटली जब बोनस इशू देते हो तो आप क्या करते हो, लिख रहे हैं स्टॉक डिविडेंड चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर कंपनी बोनस देती है, व्हाट इंपैक्ट ऑन इक्विटी, इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। चलिए एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाता, अगर कंपनी के द्वारा स्टॉक डिविडेंड दिया, व्हाट इंपैक्ट ऑन इक्विटी, इक्विटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऑन इशू ऑफ। मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। अब मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस बात को सही लिख रहे हैं। कि इंपैक्ट ऑन, अब अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ही गलत दे रहे हैं बेटा, तो फिर आपसे एमसीक्यू बनना ही नहीं है, पक्की बात है। इम्पैक्ट ऑफ इक्विटी, नो इम्पैक्ट आएगा। कुछ लिख रहे डिक्रीज, कुछ लिख रहे इंक्रीज, नो इम्पैक्ट। अब सोचिए, मतलब आप सोचे समझे फिर आप कैसे क्वेश्चन करते होगे। अरे यार ऐसा सोचो, आपके पास कॉमन शेयर है, इक्विटी का मतलब पहले देश से पता होना चाहिए। 1 लाख के कॉमन शेयर हैं सर, ये रिटेन अर्निंग है 50,000, तो इक्विटी का टोटल, और मान के चलो और कुछ भी ले लेते हैं, आपके पास प्रॉफिट भी पड़ा हुआ है, नेट इनकम भी पड़ी हुई है, लो चलो ओसीआई और पड़ी है, ओसीआई इज अ पार्ट ऑफ अ नेट इनकम, तो ये आपकी क्या है, इक्विटी। इसी को इक्विटी बोलते हैं ना बेटा, इक्विटी का मतलब पहले डे पे समझाया है। अब क्या किया कंपनी ने, बोनस दे दिया, कितने के बोनस दे दिया, 20,000 का, तो क्या होगा, रिटेन अर्निंग ऐसे कम हो जाएगी 30,000 रुपए की, और कॉमन शेयर बढ़ जाएंगे। बताओ क्या चेंज आया इक्विटी में, कोई चेंज आएगा ही नहीं। अरे 120, 130, 20, 70, तो वो यही तो बोल रहे हैं आपसे, स्टॉक डिविडेंड चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी बिकॉज पोर्शन ऑफ रिटेन अर्निंग is transferred to paid in capital. However, total stockholder equity and par stated value per share remain the same. सर पार वैल्यू में भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ध्यान रखना एमसीक्यू करते समय। नो इंपैक्ट ऑन इक्विटी एंड नो इंपैक्ट ऑन, नो इंपैक्ट ऑन इक्विटी एंड नो इंपैक्ट ऑन पार वैल्यू। ये एमसीक्यू। वेलकम टू इंटरनेशनल कोर्स यूएस गैप। ये इंटरनेशनल कोर्स की ब्यूटी है कि आप जब तक लॉजिकली क्लियर नहीं होगे, आपको लगता होगा अरे माइल्स वाले वो दूसरी जब कई टीम वाले बोल देते हैं अरे एमसीक्यू बेस बहुत आसानी से पास कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग आपको करना ही होगा। ये बूस्टर बैचेस लेक्चर तो मेरे पास पहले से पड़े हुए बहुत सारे, लेकिन मैंने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को एनालिसिस किया कि कई बार वो डिफिकल्ट टॉपिक्स के में फंस जाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास अगर साल में 700-800 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं सीपीएसईएमए के, तो मेरा रिजल्ट और बढ़ते जाए, पास होते जाए बच्चे। तो टेक्निकल चीजों के ऊपर हम इस क्लास में फोकस कर रहे हैं। हमारा पर्पस इस क्लास का ये है कि आपके फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। तो आप ये छोटी छोटी बातों के ऊपर गौर कीजिए कि इंपैक्ट ऑन इक्विटी कुछ भी नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि आपने कंपोजिशन रिटेन अर्निंग को डेबिट करके आपने जनरल एंट्री भी बता दो सर मुझे, ये लेवल लेकर आना पड़ेगा आपको। रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू कॉमन शेयर। तो क्या किया सर आपने यहाँ पे अभी, कि पहले आपने जो 50,000 बताया था ना, ये तो आपने 20,000 से डेबिट कर दी रिटेन अर्निंग को और कॉमन स्टॉक को क्रेडिट कर दी। तो सर कंपोजिशन भले ही चेंज हुआ है, लेकिन आपका उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, इक्विटी के टोटल में चेंज
नहीं आता है स्टॉक डिविडेंड को देने से। साथ साथ में एग्जांपल आपको समझाएगा। आज का लेक्चर डिविडेंड के ऊपर ही है पूरा, फिर जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम स्प्लिट को और डिटेल, स्प्लिट उसके फिर मैं कॉम्बिनेशन बिठाऊंगा, स्प्लिट और किसका, उसके बाद मैं कॉम्बिनेशन स्प्लिट का भी बिठाऊंगा और बोनस का भी बिठाऊंगा। अगला पॉइंट, ये टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेंगी इस डिविडेंड से रिलेटेड, इनको आप समझ लीजिए पहले। ईपीएस में चेंज आएगा, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं सर ईपीएस तो डिक्रीज होता ही है ना, अभी तो हमने पढ़ा स्टॉक डिविडेंड देने से ईपीएस डिक्रीज होता है। आपने क्लास में किसी बच्चे ने फिर से पूछा, तो ईपीएस में तो बेटा चेंज आएगा, ईपीएस डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, अर्निंग नहीं बढ़ी, डाइल्यूशन। अब कई बार ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेंगी, डिविडेंड पर शेयर डीपीएस, तो जितना एनुअल डिविडेंड दिया जाता है उसको अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया जाए तो डिविडेंड पर शेयर आ जाता है। कई बार आपको दे दिया जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर का डीपीएस 5 रुपए और नंबर ऑफ शेयर 1000 है, और आपको नेट क्वेश्चन में इनकम दे दी जाएगी। जैसे ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस में, मैंने तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं ना, बेकर, वाइली, ग्लैम के तो कंटेंट प्रोवाइडर हैं, सारे बुक्स के क्वेश्चन में सॉल्व करके देखा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। 7 से 8 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो नेट इनकम दे दी जाएगी ऐसे 40,000, और आप ढूंढ रहे होगे कि यार यहाँ पे तो कोई हमको डिविडेंड दिख ही नहीं रहा, तो बेटा यहाँ पे वो टर्मिनोलॉजी देंगे डीपीएस का मतलब डिविडेंड पर शेयर नंबर ऑफ शेयर, तो मतलब यहाँ से आप क्या कर दो 5,000 को माइनस कर दो। तो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया डीपीएस पर शेयर कैसे निकलता है, एनुअल डिविडेंड। तो आपको एनुअल डिविडेंड कैसे निकाला, आपने 1000 मल्टीप्लाई 5 करके एनुअल डिविडेंड निकाल लिया, तो टर्मिनोलॉजी काम आ जाएगी। इससे आप डिविडेंड पर शेयर का क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। एक होता है डिविडेंड यील्ड, परसेंटेज, क्या बोल रहे हैं वो, परसेंटेज, कि हमने यहां आपको दे देंगे, जैसे यहां पर अगर डिविडेंड यील्ड हम इस क्वेश्चन में देखें तो कितना है, हमने 5 दिया और 1000 हमारे यहाँ क्या शेयर प्राइस, आपको एक शेयर प्राइस दे देंगे कि लेट से 1,100 हमारे शेयर की प्राइस है, तो 5% हमारा डिविडेंड यील्ड। यील्ड वर्ड आप बार बार देखेंगे कई जगह, यील्ड का मतलब होता है अर्निंग, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, यील्ड का क्या मतलब होता है, रिटर्न। तो ध्यान रखें यहां पे एक वर्ड लिखा इशू करंट मार्केट प्राइस से आप क्या कर सकते हैं, डिविडेंड यील्ड निकाल सकते हैं। तो पता चला आप ढूंढ रहे हैं यार सर ने तो हमको बताया ही नहीं था सर कहीं की डिविडेंड ये नेट इनकम को ऐसे माइनस करना पड़ता है, तो वो ऐसी चीजें दे देते हैं, इसलिए मैंने चीजों को साइड में रख लिया। डिविडेंड पे आउट रेशियो, क्वेश्चन बोल देगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो को हम रिटेंशन रेशियो के साथ में समझेंगे। मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए कर रहा हूं ये, कि आपको दिक्कत ना आए। तो इसका मतलब कितना परसेंटेज आपने रिटेन, जो भी अर्निंग कमाई, जो आप अर्निंग कमाते हैं ना उससे तो ईपीएस निकलता है, और आपने बोला कि हमारा पे आउट रेशियो 20% है, तो अगर मान के चलो आपका अर्निंग पर शेयर 100 है, अर्निंग 1000 है लेट से, ये अर्निंग है, और बोला कि हमने 20% डीपीएस रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डीपीआर, इसका जो फुल फॉर्म क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डीपीए, डिविडेंड पीआर। तो ये जो हमने बांटा 200, तो 20% डीपीएस है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो 80% क्या होगा पता है, रिटेंशन रेशियो। बहुत टेक्निकल चैप्टर था आज का यार, कॉमन सेंस है सर, अगर हमने 1000 कमाया अर्निंग, उसमें से 20% बांट दिया, तो 200 बांट दिया, इसका मतलब हमारी रिटेन अर्निंग एंड में कितनी बची, 800 बची। और क्वेश्चन ने आपको दे दिए नंबर ऑफ शेयर,
लेट से यहाँ पे मैं 100 ले लेता हूं, तो आप निकाल लोगे ना कि डीपीएस कितना निकल जाएगा, 2। ईपीएस तो आपका यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो कितना आएगा, 10। तो ऐसी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी भी आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछी जा सकती है या आपको जरूरत पड़ सकती है। तो एनुअल डिविडेंड पर शेयर फॉर्मूला क्या हो गया, जितना कमाया डीपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस। अगर हम डीपीएस को किससे डिवाइड कर दें, ईपीएस से डिवाइड कर दें, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो हो जाता है। बहुत काम की चीज है, ये छोटी सी चीज है लेकिन आपके बहुत काम आ जाएगी, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर हो रहा है तो आपको देखने में सहूलियत होगी। तो हमने डिविडेंड पर शेयर के बारे में डिस्कस की है, फॉर्मूला। अब यहां पर देखो डीपीएस को समझा है, एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस। और इसी को अगर अर्निंग से दूसरा फॉर्मूला भी, फॉर्मूले नहीं रटना है, चीजों को समझना है। डीपीएस, डीपीएस क्या है, सीधी बात है, जितना कमा के उसका जितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसको डिविडेंड। मतलब आपसे कोई ऐसा पूछे यार, सिंपल सी